हेलो स्टूडेंट्स, ब्लूप्रिंट चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अनुज शर्मा, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर। आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं बोहर का परमाणु मॉडल। इस मॉडल को नील्स बोहर ने 1913 में दिया था। इसके अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल स्थिर पथों पर घूमते हैं, जिन्हें हम बोहर कक्ष या कोश कहते हैं। कोशों में घूमते इलेक्ट्रॉन विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित नहीं करते हैं, अतः प्रत्येक कोश की ऊर्जा की मात्रा निश्चित होती है, जिन्हें ऊर्जा स्तर या कोश या कक्ष कहते हैं और इनको KLMN से प्रदर्शित करते हैं। बोहर के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु के nवें कोश में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En = 2π² me⁴/n²h²। यहाँ पर m जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, E इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश है और H प्लैंक नियतांक है। किसी भी कक्ष में कोई इलेक्ट्रॉन तब तक घूमता रहता है जब तक उसका कोणीय संवेग mvr h/2π का गुणित हो, यानी कि mvr = nh/2π। यहाँ पर v जो होता है इलेक्ट्रॉन का वेग होता है और n कक्षा की संख्या होती है, जिसे हम मुख्य क्वांटम संख्या भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के विभिन्न ऊर्जा स्तरों को KLMN आदि से प्रदर्शित करते हैं और इनके लिए स्मॉल n का मान 1, 2, 3, 4 होता है। अतः इनके लिए कोणीय संवेग हो जाएगा h/2π, 1 के लिए h/2π, 2 के लिए h/π, 3 के लिए 3h/2π और 4 के लिए 2h/π होता है। अब जो इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है निश्चित कक्षा के अंदर, उस पर दो प्रकार के आकर्षण बल लगते हैं। और यहाँ पर देखो, ये नाभिक होता है, इस कक्षा के अंदर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है चारों तरफ। अब इसके ऊपर घूमते टाइम दो प्रकार के आकर्षण बल लग रहे हैं। एक तो नाभिक इसको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, जिसको हम विद्युत आकर्षण बल कहते हैं, क्योंकि नाभिक के ऊपर धनावेश है और इस कक्षा में घूमते इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणावेश है। तो विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तो नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा और इसके ऊपर विद्युत आकर्षण बल लगाएगा, जिसका मान Ze²/r² होता है। इसी प्रकार जब ये इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो इसकी तरफ बाहर की तरफ एक अपकेंद्री बल लगता है, जिसका मान होता है mv²/r। अब ये दोनों बल जो होते हैं एक दूसरे के विपरीत होते हैं और एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो होता है हमेशा घूमता रहता है, नाभिक के अंदर नहीं गिरता है। यहाँ पर v जो होती है इसकी वेलोसिटी यानी वेग होता है। मान लेते हैं यहाँ पर E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, परमाणु क्रमांक Z है, नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी r है, तो कुल नाभिकीय आवेश जो होगा वो Ze हो जाएगा। यानी कि जो विद्युत आकर्षण बल लगेगा Ze × E/r², दैट इज इक्वल टू Ze²/r²। यदि स्मॉल m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, v स्पर्शी वेग है, यहाँ पर ये स्पर्शी वेग है, तो अपकेंद्री बल जो हो जाएगा, यानी कि जो बाहर की तरफ को लगेगा बल, उसको हम अपकेंद्री बल बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू mv²/r। और ये दोनों बल एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक समान होते हैं। इनको बराबर रख देंगे, Ze²/r² इक्वल टू mv²/r, यानी कि mv² इक्वल टू Ze²/r। जब इलेक्ट्रॉन एक कोश से दूसरे कोश में कूदता है तो ऊर्जा उत्सर्जित या अवशोषित होती है। जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में कूदता है तो इस अवस्था को हम उत्तेजित अवस्था कहते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होता है ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, जिससे गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और इस बढ़ी हुई गतिज ऊर्जा के कारण इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है। जब यही इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में कूदता है तो ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इस अवस्था को अनुत्तेजित अवस्था कहते हैं। कुछ समय पश्चात क्या होता है कि घूमते रहने के कारण इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में कमी आ जाती है। अब ये इलेक्ट्रॉन
गतिज ऊर्जा में कमी आने के कारण उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है और इस प्रकार के ऊर्जा के उत्सर्जन से स्पेक्ट्रम की रेखाएं बनती हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का घूमना दिखाया हुआ है कि L11 कक्षाएँ दिखाई हुई हैं जिनके लिए n के मान 1, 2, 3, 4 होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित कर रहा है तो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की तरफ चल रहा है, लेकिन गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण ये उच्च ऊर्जा स्तर की तरफ जाएगा। लेकिन कुछ समय पश्चात ये गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। अब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को उत्सर्जित करके उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर के अंदर आता है। यदि E1 व E2 पहले और दूसरे ऊर्जा स्तर की मान हो तो डेल्टा E इक्वल टू E2 माइनस E1 हो जाएगा। यानी कि जो ऊर्जा का अंतर आएगा निम्न ऊर्जा स्तर के अंदर और उच्च ऊर्जा स्तर के अंदर, डेल्टा E इक्वल टू E2 माइनस E1 आएगा। बोहर के सिद्धांत के अनुप्रयोग। यह सिद्धांत एक इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जैसे H, He+1, Li2+, Be3+ पर लागू होता है। एक इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का मतलब होता है जिसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज आ गया तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन रह गया। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो इलेक्ट्रॉन 1 बच गया। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 1 इलेक्ट्रॉन बाकी बचा। तो इसके आधार पर हम बोहर की कक्षा की त्रिज्या की गणना करते हैं। हम जानते हैं कि जो अपकेंद्र बल होता है वो विद्युत आकर्षण बल के बराबर होता है, यानी कि mv² इक्वल टू Ze²/r, और जो अपकेंद्र बल होता है वो NH/2π का गुणज होता है। mvr इक्वल टू NH/2π। तो यहाँ से इस समीकरण से हम v का मान निकाल लेंगे, v इक्वल टू NH/2πmr। तो v का मान इस समीकरण में यहाँ पर रखने पर हमें समीकरण मिल जाएगी mn²h²/4π²m²r², जो कि विद्युत आकर्षण बल Ze²/r के बराबर होगा। और यहाँ से हम त्रिज्या की गणना कर सकते हैं, r इक्वल टू h²/4π²me² इंटू n²/z, यानी कि यहाँ पर इन सब के मान रखने पर h² का मान प्लैंक नियतांक, पाई का मान 3.14, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का आवेश, n कक्षा की संख्या और z परमाणु क्रमांक, इन सभी का जब मान रख देते हैं और इसको हल कर लेते हैं तो हमें प्राप्त होती है n इक्वल टू 0.529 इंटू 10⁻⁻8 n²/z सेंटीमीटर। अगर इसको एंगस्ट्रॉम में लिखना चाहेंगे तो r इक्वल टू 0.529 इंटू n²/z एंगस्ट्रॉम, यानी कि जो बोहर की त्रिज्या हो गई Rn इक्वल टू किसी n कक्षा के लिए बोहर की त्रिज्या निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, Rn इक्वल टू R0 इंटू n²/z। R0 क्या है, इलेक्ट्रॉन के प्रथम कोष की त्रिज्या, जिसको हम बोहर की त्रिज्या कहते हैं। तो इस सूत्र के द्वारा हम किसी भी एक इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए परमाणु के किसी भी कोष की त्रिज्या निकाल सकते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु के लिए परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो यदि n बराबर 1 तो Rn इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, z का मान 1 हो जाएगा। n बराबर 2 के लिए Rn इक्वल टू 0.529 इंटू 2², z का मान 1 हो जाएगा, यानी कि 2.116 एंगस्ट्रॉम। n का मान 3 हो जाए तो Rn इक्वल टू 0.529 इंटू 3², z का मान 1 हो जाएगा, आ जाएगा 4.761 एंगस्ट्रॉम। यानी कि बोहर के अनुसार निश्चित कक्षा की त्रिज्या का मान परमाणु क्रमांक बढ़ने पर घटता है। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता चला जाएगा तो निश्चित कक्षा की त्रिज्या का मान घटता चला जाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, हीलियम का 2, लिथियम का 3 और बेरिलियम का 4। तो जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता चला जा रहा है तो RH ग्रेटर देन RHE+, ग्रेटर देन RLE2+, ग्रेटर देन RBE3+, यानी परमाणु क्रमांक बढ़ने पर त्रिज्या का मान घटता चला जाता है।
बोर कक्षा की ऊर्जा अथवा बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना। बोर की किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है, किस हिसाब से घटती है, किस हिसाब से बढ़ती है, किस हिसाब से परिवर्तित होती है, वही सब गणना करनी है। तो यहाँ माना कि बोर की nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा En है, यानी कि En इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्लस इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है, हम जानते हैं, और mv² इक्वल टू 2e² अपॉन r फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर हाफ mv² इक्वल टू 1/2 ze² अपॉन r होता है। अनंत दूरी पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सदैव शून्य मानी जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा दैट इज इक्वल टू -ze² अपॉन r। तो जो कुल गति ऊर्जा है बोर की वो किसके बराबर हो जाएगी, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर इनके मान रख देते हैं। काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा का मान 1/2 ze² अपॉन r प्लस स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी का मान -2e² अपॉन r इक्वल टू -1/2 ze² अपॉन r। पिछले वीडियो में हमने r का मान h² अपॉन 4π² m² इंटू n² अपॉन z से निकाला था। तो यहाँ से इस r त्रिज्या का मान इस समीकरण में रखने पर यहाँ पर r का मान रखेंगे तो हमें En जो प्राप्त होगी, कुल ऊर्जा का मान जो प्राप्त होगा 1/2 ze² इंटू 4π² m² इंटू z अपॉन n² इंटू h²। तो इन सभी का मान, ये जितने भी नियतांक हैं, z परमाणु क्रमांक है, e इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, h प्लैंक नियतांक है, इन सभी के मान रख के सोल्व करने पर हमें जो कुल ऊर्जा प्राप्त होती है En इक्वल टू -2.179 गुणा 10⁻⁻8 z² अपॉन n² जूल पर एटम होती है। अगर इसको हम किलो जूल पर मोल में कन्वर्टेड करते हैं, मोल में कन्वर्टेड करने के लिए इसको क्या करना होता है, अवोगाड्रो नंबर से गुणा करेंगे 6.023 इंटू 10⁻23। तो En इक्वल टू -1312 1312 इंटू z² अपॉन n² किलो जूल पर मोल। ये आ गया आपका जो कुल एनर्जी होती है, बोहर की कक्षा की कुल ऊर्जा होती है, उसका फॉर्मूला आ गया। अब n का मान बढ़ने के साथ साथ ऊर्जा का मान भी बढ़ता चला जाएगा, यानी कि जैसे कक्षाओं का नंबर 1 2 3 4 बढ़ता चला जाता है, उसी के अनुसार ऊर्जा का मान भी बढ़ता चला जाता है। जो कक्षा नाभिक के बिल्कुल पास में होती है उसकी ऊर्जा सबसे कम होती है, क्योंकि नाभिक उस कक्षा के इलेक्ट्रॉन के ऊपर सबसे ज़्यादा आकर्षण बल लगा के रखता है, और जो कक्षा नाभिक से बिल्कुल दूर होती है उसके ऊपर नाभिक का आकर्षण बल जो होता है बहुत कम होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ जाती है। हाइड्रोजन की आयनन ऊर्जा की गणना। पिछले वीडियो में मैं आयनन ऊर्जा की परिभाषा बता चुका हूँ आप लोगों को। आयनन ऊर्जा क्या होती है, किसी परमाणु की विलगित अवस्था में वाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। यानी कि आयनन M मतलब मेटल, गैसीय अवस्था में जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इसका M+ धनायन बनता है और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो आयनन ऊर्जा का जो सूत्र होता है डेल्टा E इक्वल टू E इनफाइनाइट माइनस En होता है। E इनफाइनाइट जो होती है ये अनंत पर ऊर्जा होती है, और En जो होती है ये इलेक्ट्रॉन के निश्चित कोश की ऊर्जा होती है। n का मान k l m n 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर E इनफाइनाइट का मान 0 हो जाएगा, तो डेल्टा E इक्वल टू -En होती है। यानी कि किसी भी परमाणु की आयनन ऊर्जा निकालने के लिए उसकी परमाणु की आयनन ऊर्जा जो होती है किसी कक्षा की ऊर्जा के नेगेटिव मान के बराबर होती है। स्पेक्ट्रम में रेखाओं की संख्या की गणना करना। यदि कोई इलेक्ट्रॉन nवें ऊर्जा स्तर में हो तो स्पेक्ट्रमी रेखाओं की कुल संख्या हम इस फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं, n इंटू n-1/2। यदि यहाँ पर n का मान हम 5 ले लेते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन 5वें कोष में है, तो कुल रेखाएं जो बनेंगी वो हमारी 5 × 5 - 1/2
यानी कि कुल रेखाओं की संख्या 10 हो जाएगी। अब ये रेखाएं किस श्रेणी में कितनी रेखाएं होंगी उनको हम थोड़ा देख लेते हैं। n बराबर 5 के लिए विभिन्न क्षेत्र में रेखाएं निम्न प्रकार से होती हैं। सबसे पहले पराबैंगनी क्षेत्र में लाइमन श्रेणी में हमें 4 रेखाएं मिलेंगी जो कि n बराबर 5 से n बराबर 1 में जा रही है, n बराबर 4 से n बराबर 1 में जा रही है, n बराबर 3 से n बराबर 1 में जा रही है और n बराबर 2 से n बराबर 1 में जा रही है। यानी कि लाइमन श्रेणी के अंदर जो n1 होता है वो 1 होता है और जो n2 होता है वो 2, 3, 4, 5 होता है। इसके बाद जो रेखाएं मिलेंगी वो दृश्य क्षेत्र बामर श्रेणी में मिलेंगी। वो हमें 3 रेखाएं मिलेंगी जो कि n बराबर 5 से n बराबर 2 में जा रही हैं, n बराबर 4 से n बराबर 2 में जा रही हैं, n बराबर 3 से n बराबर 2 में जा रही हैं। यानी कि बामर श्रेणी के लिए n1 बराबर 2 होता है और n2 बराबर 3, 4, 5 इस तरीके से होता है। अवरक्त क्षेत्र पाषाण श्रेणी में हमें 2 रेखाएं मिलेंगी जो कि n बराबर 5 से n बराबर 3 और n बराबर 4 से n बराबर 3 में जा रही हैं। और अवरक्त क्षेत्र ब्रैकेट श्रेणी में हमें सिर्फ 1 रेखा मिलेगी जो n बराबर 5 से n बराबर 4 में जा रही है। बोर के परमाणु मॉडल की सीमाएं। बोर के परमाणु मॉडल की क्या क्या कमियां थी? यह सिद्धांत बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया कि इस सिद्धांत के द्वारा सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनी परमाणुओं की स्पेक्ट्रम की व्याख्या की जा सकती है, यानी कि जैसे हाइड्रोजन, हीलियम आदि की व्याख्या की जा सकती है। स्पेक्ट्रम रेखाओं की सूक्ष्म संरचना की व्याख्या भी करने में ये सिद्धांत असफल रहा। रेखीय स्पेक्ट्रम के निर्माण के समय जब विकिरण उत्सर्जित करते स्रोत को विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तो प्रत्येक स्पेक्ट्रमी रेखाएं बहुत सारी रेखाओं में विभाजित हो जाती हैं। इस प्रभाव को स्टार्क या जीमान प्रभाव कहते हैं और यह परमाणु मॉडल इन प्रभावों की व्याख्या करने में सफल नहीं हो सका। यानी कि स्टार्क या जीमान प्रभाव को इस परमाणु मॉडल के द्वारा नहीं समझाया जा सकता है। और बोर इस मॉडल द्वारा परमाणुओं के संयोग से बनने वाले अणुओं की ज्यामिति को समझाने में भी असफल रहा। जितना पोर्शन हमने अभी बोर की त्रिज्या और वेग के आधार पर कैलकुलेट किया है उसके आधार पर अभी हम कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। पहला न्यूमेरिकल है He+ एवं Li2+ में क्रमशः दूसरी व तीसरी बोर त्रिज्याओं के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बोर की त्रिज्या का मान ज्ञात करना है। बोर की त्रिज्या के लिए हमने जो त्रिज्या का फॉर्मूला डेराइव किया है उसका सूत्र होता है R = 0.529 × n² एंगस्ट्रॉम। और ये जो बोर की त्रिज्या अप्लाई होती है वो किसके लिए अप्लाई होती है? वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के लिए अप्लाई होती है, यानी कि उन स्पीशीज़ के लिए, उन परमाणुओं के लिए होती है जिनके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं He+ और Li2+ दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो एक इलेक्ट्रॉन बचा। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, उसमें से हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 2+ चार्ज आ गया, इसका मतलब इसका भी अंदर एक इलेक्ट्रॉन बचा है। तो इनके लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इनके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। तो He+ के लिए R2 जो आएगा वो आएगा 0.529 × Z²/n²/Z और यहाँ पर n का मान कितना है? 2 है क्योंकि दूसरी व तीसरी कक्षाओं के लिए निकालना है। और Z हाइड्रोजन के लिए परमाणु क्रमांक, हीलियम के लिए परमाणु क्रमांक 2 होता है, तो 2²/2 एंगस्ट्रॉम यह आ जाएगा। सोल्व कर लेंगे इसको 1.058 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। Li2+ के लिए R3 का मान पूछा है तो वो आ जाएगा 0.529 × 3²/3 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है और यहाँ पर n का मान 3 हो जाएगा क्योंकि लिथियम के लिए तीसरी कक्षा के लिए बोर त्रिज्या का मान पूछा है। तो 0.529 × 3²/3 एंगस्ट्रॉम, इसको सोल्व कर लेंगे 1.587 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम बोर कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करना है और हमें त्रिज्या दी हुई है 0.529 × 10⁻³ मीटर। तो फॉर्मूला हम जानते ही हैं क्या होता है, mv² /nh/2π।
यहाँ से V का मान निकाल लेंगे NH/2πmr। अब इनके अंदर N कक्षा की संख्या है, H प्लांक नियतांक है, पाई का मान 3.14 होता है, M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और R त्रिज्या दी हुई है। तो इन सभी का मान रख देते हैं। N का मान 1 हो गया है, H का मान 6.6 × 10⁻³ और 2, पाई का मान 3.14, M का मान इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 9 × 10⁻31 और R दिया हुआ है 0.529 × 10⁻10। इसको सोल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 2.189 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में n=5 अवस्था में n=2 अवस्था वाले संक्रमण के दौरान उत्सर्जित फोटोन की आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य लैम्डा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें n1 का मान 5 दिया हुआ है और n2 का मान 2 दिया हुआ है। इसका मतलब ये श्रेणी बामर श्रेणी है। तो इसके लिए जो ऊर्जा का अंतर होता है डेल्टा E = RH Z² × 1/n1² - 1/n2²। यहाँ पर Z का मान 1 होता है, परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का 1 होता है। तो डेल्टा E = 2.1 × 10⁻8 × 1² Z परमाणु क्रमांक × 1/5² - 1/2²। इसको सोल्व करके आ जाएगा -4.57 × 10⁻19 जूल। अब आवर्ती निकालते हैं। आवर्ती का सूत्र होता है न्यू = डेल्टा E/H, यानी कि 4.57 × 10⁻19 अपॉन 6.6 × 10⁻34। तो ये आ जाएगा 6.9 × 10⁻14 हर्ट्ज आवर्ती की इकाई होती है। अब तरंग दैर्ध्य लैम्डा = c/ν। c प्रकाश का वेग है, 3 × 10⁸ न्यू का मान हमने यहाँ से निकाला है बटे 6.9 × 10⁻14। इसको सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 434 नैनोमीटर। He+ की प्रथम कक्षा से संबंधित ऊर्जा की गणना कीजिए और बताइए कि इस कक्षा की त्रिज्या क्या होगी। इस परमाणु के लिए भी हीलियम के अंदर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के लिए बोहर ऊर्जा और बोहर की त्रिज्या और बोहर के इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ पर En की जो वैल्यू होती है, पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने डेल्टा E का मान निकाला था -2.179 × 10⁻18। तो En = ये वैल्यू × Z² तो He+ आयन के लिए n = 1 हो जाएगा और Z = 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर E1 = -2.179 × 10⁻18 Z 2² कुल इसको सोल्व कर लेंगे तो -8.716 × 10⁻18 जूल आ जाएगा। और यहाँ से त्रिज्या Rn का जो सूत्र होता है 0.0529 × n² या 0.0529 × 1/2 = 0.02645 नैनोमीटर। ये नैनोमीटर में आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा -1.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन की उत्तेजित अवस्था ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक Z = 1 होता है और स्थितिज ऊर्जा = 2 गुना कुल ऊर्जा होती है। तो यहाँ पर 2 गुना कुल ऊर्जा का जो मान होता है -2π² me⁴ अपॉन H² × Z² जो कि मैंने पिछले वीडियो में डेराइव किया था, उस फॉर्मूले से कुल ऊर्जा का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मान रखने पर 2 गुना -13.6 × Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट n², यह आ जाएगा आपका -1.70 = -27.2 × 1/n², यानी कि n की वैल्यू 4 आ रही है। तो इसका मतलब है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन तृतीय उत्तेजित अवस्था में है, यानी कि 3rd एक्साइटेड स्टेट में है। हाइड्रोजन की प्रथम आयनन ऊर्जा 21.79 × 10⁻19 जूल है। हीलियम परमाणु की द्वितीय आयनन ऊर्जा ज्ञात करें। तो डेल्टा H = जो होता है E∞ - En होता है और E∞ का मान 0 होता है -En। तो डेल्टा E का मान आ जाएगा -En। n इज द नंबर ऑफ सेल।
तो ई एन हमेशा ऋणात्मक होती है, अतः डेल्टा ई पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि माइनस ई एन समानुपाती जेड स्क्वायर और डेल्टा ई समानुपाती जेड स्क्वायर। तो डेल्टा ई एच समानुपाती जेड एच स्क्वायर एवं डेल्टा ई एच ई समानुपाती जेड एच ई स्क्वायर। तो यहाँ पर हम डेल्टा एच ई निकाल लेंगे, जेड स्क्वायर एच ई अपॉन जेड स्क्वायर एच इंटू डेल्टा ई एच। तो इन सब के मान रखने पर तो स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर इंटू 21.79 इंटू 10 की पावर माइनस जूल। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 87.16 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल पर एटम, जूल प्रति परमाणु। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।